क्वेश्चन नंबर 151, ऐहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित था? तो इसका आंसर होगा पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय। ऐहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय 608 से 642 द्वारा जारी किया गया था, जो उनके शासनकाल का, इसके शासनकाल का विवरण देता है। पुलकेशिन प्रथम चालुक्य वंश का संस्थापक। चालुक्य वंश का संस्थापक कौन है? पुलकेशिन प्रथम। इस वंश की राजधानी वातापी या बादामी थी। पुलकेशिन द्वितीय ने भी नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को हराया था। हर्षवर्धन को हराया था। पांचवा बौद्ध समिट हुआ था, काव्य कुंज कन्नौज या फिर महोदय नगर जिसको पुराना नाम है, उस वहां पर हुआ था। और उस वक्त कौन था? हर्षवर्धन और हुएनसांग आया था। अब अगली बात यहाँ पे क्या है? नर्मदा नदी के तट पर। नर्मदा नदी कहाँ से ओरिजिन होता है उसका? अमरकंटक से होता है और वो पश्चिम की तरफ बहती है, नर्मदा, तापी और बीच में सतपुड़ा रेंज। ठीक है, तो पुलकेशिन द्वितीय ने भी नर्मदा नदी के तट पर क्या किया था? हर्षवर्धन को हराया था। चलिए, मुइजुद्दीन मोहम्मद को किस लोकप्रिय रूप से जाना जाता है? बाबर, बलबन, मोहम्मद गौरी या इल्तुतमिश? तो मोहम्मद गौरी, मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी। ठीक है, आंसर इज सी, मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी। मुइजुद्दीन मोहम्मद को मोहम्मद गौरी के नाम से जाना जाता है। पृथ्वीराज चौहान ने 1191 में दिल्ली के पास तराइन के युद्ध में गौरी को हराया था। और 1192 में क्या हुआ था? चौहान हार गए थे। 1192 में गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की सेना को हराया। मोहम्मद गौरी ने भारत में भविष्य की विजय पर प्राप्त करने के लिए अपने पसंदीदा जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर गजनी लौट गया। ऐबक, ठीक है। ऐबक के बाद कौन आएगा? इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश के बाद कौन आता है? रजिया सुल्तान, उनकी बेटी, पहली महिला शासक। चलिए, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा कौन थे? भारत में पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर। ठीक है, भारत में पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फिर उसके बाद क्या? भारत में डचों का प्रथम गवर्नर, भारत में फ्रांसीसियों का प्रथम गवर्नर, यात्री जो 16वीं शताब्दी के दौरान भारत आया था। ये सारी चीजें आप खुद से करोगे कि भारत में डचों का प्रथम कौन था, फ्रांसीसियों का प्रथम, और यात्री जो 16वीं शताब्दी के दौरान भारत आया था। इसका आंसर होगा ए, आंसर इज ए। 1505 में पुर्तगाल के राजा ने भारत में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा नामक एक गवर्नर नियुक्त किया। उन्हें भारत में पुर्तगालियों की स्थिति मजबूत करने के लिए भेजा था। चंपा निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी? तो ये अंग की थी और सबसे पूर्वी यही था। अंग की थी और सबसे पूर्वी यही था। ठीक है, चंपा अंग की राजधानी थी। आधुनिक मुंगेर और भागलपुर जिला इसमें शामिल हैं। यह 5वीं शताब्दी में बसावट के संकेत दिखाता, वहां एक मिट्टी का किला दातिन है। ठीक है, 155 कौन मध्यपाषाणिक स्थल नहीं है? मध्यपाषाणिक स्थल कौन सा नहीं है? लंघनाज, बागोर, महदाहा, बीरभानपुर। तो इसका आंसर होगा, आंसर इज ए। इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। अब इधर देखिए, कुछ प्रमुख मध्य पाषाण कालीन स्थल इस प्रकार, कौन कौन से? देखिए, ये भी होगा, पश्चिम बंगाल में है बीरभानपुर। लंघनाज कहाँ पे है? गुजरात में है। टेरी ग्रुप तमिलनाडु एंड आदमगढ़ मध्य प्रदेश, बागोर राजस्थान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 156, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है? कौन सा नहीं है? हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है, नहीं है। देसलपुर, मांडा, रोपड़, आलमगीरपुर। तो इसमें हो जाएगा ई, आंसर इज ई। देखिए, मांडा भी है, रोपड़ भी, आलमगीरपुर भी है, देसलपुर। तो ये देखिए आंसर इसका। उपरोक्त सभी स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। आपको थोड़ा सा मैं बताती हूँ कि सबसे उत्तरी अगर पूछे तो बांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में है, नदी है चेनाब। सबसे पूरब में जो है वो आलमगीरपुर है, और जो कि उत्तर प्रदेश में है, नदी है हिंडन, जो कि यमुना की सहायक है। और यमुना किसकी सहायक है? गंगा की सहायक है। गंगा का ओरिजिन कैसे होता है? अलकनंदा और भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी का मिलन होता है देवप्रयाग में, तो गंगा का ओरिजिन होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो है वो उत्तर प्रदेश और सबसे पूर्वी स्थल है।
कौन सी नदी है? हिंडन। हिंडन किसकी सहायक है? यमुना की, बता दिया। अब आ जाइए सबसे साउथ में, सबसे साउथ में कौन सा है? दाइमाबाद। दाइमाबाद जो है महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में। और नदी कौन सी है? प्रवरा। प्रवरा किसकी सहायक है? गोदावरी की सहायक है। और जो गोदावरी रिवर है उसका जो ओरिजिन होता है वो कहां से होता है? वो होता है त्र्यंबक पहाड़ी से, जो कि महाराष्ट्र में है। और वो पूरब की तरफ जाती है, बे ऑफ बंगाल में अपना जल गिराती है और डेल्टा का भी निर्माण करती है। ठीक है। पश्चिम की अगर हम बात करें, सुतकांगन है, और वो कौन सी नदी है? दास्क नदी है, पाकिस्तान। ठीक है, ये एक हमें पता होना चाहिए, सबसे उत्तर, सबसे दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो मांडा जम्मू कश्मीर, चेनाब रिवर। चेनाब रिवर किसकी सहायक है? सिंधु की सहायक है। हिमाचल प्रदेश से उसका ओरिजिन होता है। रोपड़ पंजाब हो गया, हड़प्पा, बनावली, राखीगढ़ी, आलमगीरपुर, धौलावीरा, देसलपुर, लोथल। लोथल आपको पता है अपने डॉकयार्ड के लिए, अपने बंदरगाह के लिए फेमस था। सुरकोटदा, मोहनजोदड़ो, मृतकों का टीला, और कालीबंगन, जो कि हनुमानगढ़, काली आज पक्की चूड़ियां मिली थी हनुमानगढ़ जिले में, राजस्थान के। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए। किस दर्शन शास्त्र के अनुसार ज्ञान के अर्जन से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है? ज्ञान के अर्जन से मोक्ष प्राप्त हो सकता है। न्याय किसका है? गौतम का है। किसका है ये? गौतम का है। ठीक है। न्याय या विश्लेषण का स्कूल तर्क की एक प्रणाली के रूप में विकसित किया गया था। इसके अनुसार ज्ञान प्राप्ति से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। तर्क के प्रयोग पर बल दिया गया। दर्शन के अन्य संप्रदाय है सांख्य, योग, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। पाइका विद्रोह किस वर्ष हुआ था? पाइका विद्रोह हुआ था 1817 में। 1817 में रट लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पाइका विद्रोह भारत में कंपनी शासन, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह था। पाइका अपने नेता बख्शी जंगबंधु, इंपॉर्टेंट, बख्शी जंगबंधु के नेतृत्व में विद्रोह में उठे। पाइका उड़ीसा की पारंपरिक मिलिशिया थी। वे योद्धाओं के रूप में प्रतीत होते थे। उन पर शांतिकाल के दौरान पुलिस कार्यों का आरोप लगाया गया था। ठीक है, तो पाइका उड़ीसा 1870, इतना याद रखिएगा। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र कहा था। किसने? लॉर्ड लिटन, सर जेम्स आउटरम एंड डब्ल्यू टेलर, लॉर्ड कैनिंग एंड सर जॉन लॉरेंस। किसने बोला था? तो सर जेम्स आउटरम एंड डब्ल्यू टेलर ने बोला था। इसमें दिया हुआ है लॉर्ड कैनिंग। 1858 का जो ताज शासन था, भारत को अच्छा बनाने वाला शासन था, जो कि महारानी के हाथ में चला गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त कर दी गई थी। भारत सचिव नाम का एक नया पद आया हुआ था। और ये जो गवर्नर जनरल, यस, गवर्नर जनरल जो है उनके पद को हटाकर एक नया पद आया था, वायसराय। तो लॉर्ड कैनिंग जो थे वो आखिरी गवर्नर जनरल थे और प्रथम वायसराय थे। ठीक है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक, 1833 का चार्टर। और उसके बाद अगर ये पूछे कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो आप बोलोगे वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल और प्रथम कौन थे? वो वॉरेन हेस्टिंग थे गवर्नर, और बंगाल का गवर्नर जनरल उन्हें 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बना दिया गया था। और बाकी की प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे वो उनके अधीन आ गए थे। ठीक है, तो इतनी बातें कम से कम आपको पता होनी चाहिए। ये था सर जेम्स आउटरम एंड डब्ल्यू टेलर। सर जेम्स आउटरम एंड डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम साजिश का परिणाम बताया। आउटरम ने कहा कि यह एक मुस्लिम षड्यंत्र है जिसमें हिंदू शिकायतों का फायदा उठाया गया था। भारत में पहली जूट मिल किस वर्ष स्थापित की गई? आपको पता है कि बंगाल वाला एरिया था। ठीक है, और कहा 1855। इंपॉर्टेंट देखिए, रिश्रा 1855 रिश्रा बंगाल में खुली थी। एक बार देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 161, सही मिलान कीजिए, हमें सही बताना है। लॉर्ड रीडिंग चौरी चौरा कांड। देखिए, चौरी चौरा कांड जो हुआ था 5 फरवरी 1922 को हुआ था। और ये कांड होने के बाद, गोरखपुर में ये जगह है, ये कांड होने के बाद गांधी जी ने क्या किया था? असहयोग वापस ले लिया था, जिसकी वजह से मोतीलाल नेहरू और दास ने अलग से एक पार्टी बनाई थी, स्वराज पार्टी, 1923 में। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, तो सही मिलान ये हो गया। अगला देखते हैं, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? एक्चुअल में जो कर्जन था उसने क्या किया था? बंगाल का विभाजन कर दिया था। ठीक है, और जो ये मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में हुई थी। तो इनके समय में लॉर्ड मिंटो द्वितीय, ठीक है, लॉर्ड मिंटो द्वितीय। लॉर्ड इरविन की बात करूं, पूना पैक्ट। ठीक है, फिर आता है लॉर्ड विविल क्रिप्स मिशन।
लॉर्ड वेवल क्रिप्स मिशन 1946, 1931 एंड मुस्लिम लीग 1906। तो इसका आंसर वैसे क्या होगा? चौरी चौरा। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए चौरी चौरा घटना 5 फरवरी 1922 को हुई थी। लॉर्ड रेडिंग का काल देखिए 21 से 26, ठीक है, के काल में। अब आइए मुस्लिम लीग 1906 में लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910। आपने सुना होगा मार्ले मिंटो सुधार, क्या सुना होगा? मार्ले मिंटो सुधार इन्हीं के समय था। लॉर्ड विलिंगटन 1931 से 36 के काल में पूना पैक्ट 1932 में, ठीक है। क्रिप्स मिशन लॉर्ड लिन लिथगो 1936 से 44, क्योंकि 1946 वो था के दौरान हुआ था। तो ये था एक्सप्लेनेशन, देख लीजिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय श्रमजीवी पत्रिका के संपादक कौन है? श्रमजीवी पत्रिका के संपादक कौन है? शशिपद बनर्जी। शशिपद बनर्जी। याद करने को देखिए, श्रम शशि ऐसा कुछ कर लीजिए, याद हो जाएगा। श्रमजीवी शशिपद बनर्जी। आंसर इज श्रमपद, ठीक है। 1840 से 1924 एक सामाजिक कार्यकर्ता और ब्रह्म समाज के नेता थे। ब्रह्म समाज से भी जुड़े हुए थे, याद रखिएगा, जिन्हें महिलाओं के अधिकार और शिक्षा के चैंपियन के रूप में भी याद किया जाता है, ठीक है। कई बालिका विद्यालय, विधवा आश्रम आदि के संस्थापक थे और वे श्रमजीवी पत्रिका के संपादक थे। बनर्जी भारत के टेम्परेंस आंदोलन के भी सदस्य थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, धर्मत का युद्ध। धर्मत का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? औरंगजेब का नाम सुना है कि नहीं? अपने ही भाइयों को उसने क्या किया था? देखिए, औरंगजेब और दारा सिको, मज्म उल बहरीन, दो समुद्रों का मिलन दारा सिको का है। औरंगजेब जिंदा पीर, ठीक है, इसको बोला जाता है। 1658 में ये अपने गद्दी पर बैठता है। यहाँ पे क्या है? अकबर और राजा जयसिंह, बिल्कुल बाबर और सिकंदर लोधी, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो औरंगजेब और ये होगा सिको, ठीक है। औरंगजेब अबू हसन, ये कोई मतलब नहीं है। आंसर इज औरंगजेब और दारा सिको। 1658 में गद्दी पर बैठा था। उत्तराधिकार युद्ध था 1658 से 1659 के दौरान। औरंगजेब की दारा सिको से लड़ी। दारा सिको को राजा जसवंत सिंह का समर्थन प्राप्त था और औरंगजेब को राजकुमार मुराद का समर्थन प्राप्त था। यह लड़ाई शाहजहां की गद्दी के लिए लड़ी गई थी। 15 अप्रैल 1658 को औरंगजेब जो है विजयी हुआ था, ठीक है। अकबर ने बंगाल एवं बिहार अपने साम्राज्य में कब मिला लिया था? कब मिलाया था इन्होंने? 1576 में। 1576 में और भी कुछ हुआ था ना, याद आ रहा है? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। 1576 में टोडरमल, मुजफ्फर खान, हुसैन कुली खान ने, अच्छा टोडरमल जो थे, इनका आपको पता होगा कि ये इनके अकाउंटेंट थे, ठीक है, और 9 रत्नों में ये भी शामिल थे। संयुक्त रूप से राजमहल की लड़ाई में दाऊद खान को हराया और फिर अकबर ने 1576 में बंगाल बिहार को अपने साम्राज्य में मिला लिया। अकबर ने 1576 से 1580 के दौरान बिहार को मुनीम खां, इंपॉर्टेंट, 76 से 80 के दौरान बिहार को मुनीम खां मुजफ्फर खां के हाथों में सौंप दिया। 1587 में मान सिंह को बिहार का राज्यपाल, 1587 में जो राजा मान सिंह थे उनको क्या किया था? राज्यपाल नियुक्त किया था बिहार का। कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? खानवा का युद्ध, घाघरा का, कन्नौज का या चौसा का? बताएं। खानवा, ठीक है। खानवा की लड़ाई 1527, बाबर और राणा सांगा। घाघरा की लड़ाई हुई 1529, बाबर और महमूद लोधी। चौसा की लड़ाई हुई 1539, हुमायूं और शेरशाह सूरी। कन्नौज की लड़ाई हुई 1540, हुमायूं और शेरशाह सूरी। थोड़ा सा हम मुगल काल की बात करते हैं। 1526 में बाबर ने नींव डाली, 1526 से 30 तक वो रहा। 1526 अप्रैल 1526 में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। फिर उसके बाद 30 में आता है उसका बेटा हुमायूं। 30 से 40 रहता है, 15 साल का गैप होता है। 1555 में फिर से वो आता है और 1556 में उसकी डेथ हो जाती है। 1556 में नवंबर 1556 में सेकंड पानीपत का युद्ध होता है और अकबर गद्दी पर बैठते हैं। अकबर उस समय होते हैं, ठीक है। और 1556 से लेकर 1605 तक अकबर रहते हैं। 1605 में अकबर की डेथ हो जाती है और उनके सुपुत्र जी आते हैं जहांगीर। जहांगीर 1605 से लेकर 1627 तक जहांगीर रहते हैं। 1627 में जहांगीर की डेथ होती है और 1600
27 से लेकर 1657 तक कौन रहता है? शाहजहां। शाहजहां को कैद कर लेता है औरंगजेब, और 1658 में धर्मत का युद्ध लड़ते हुए 1658 में औरंगजेब जो है गद्दी पर बैठता है। उसके बाद 1707 मार्च 3 उसकी डेथ हो जाती है, और फिर उसके बाद शुरू हो जाता है उत्तर मुगल काल। तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखना चाहिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। औरंगजेब के आदेश पर किस सिख गुरु को फांसी दी गई थी? तो गुरु तेग बहादुर। शीशगंज गुरुद्वारा भी आपको पता ही होगा दिल्ली में, ठीक है। ये रहा एक्सप्लेनेशन, देख लीजिए। जवाबित संबंधित है, किससे संबंधित है? राज्य के कानून से। और ये औरंगजेब द्वारा, औरंगजेब ने धर्मनिरपेक्ष फरमान जारी किया था, उसी को बोलते थे जवाबित, ठीक है। जवाबित राज्य कानूनों से संबंधित था, देख लीजिए। तुकाराम किस शासक के समकालीन थे? तुकाराम किस शासक के समकालीन थे? तो इसमें से एक से अधिक होगा, जहांगीर भी होगा, शिवाजी भी होगा, शाहजहां भी होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, आंसर हो जाएगा ई। देख लीजिए, जहांगीर शाहजहां के समकालीन थे। उनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। उनके माता पिता हिंदू देवता विष्णु के अवतार विठोबा के भक्त थे, और उनके गुरु संत कौन थे? चैतन्य महाप्रभु। और उसके बाद अधिकांश वर्ष भक्ति, पूजा, कीर्तन और अभंग काव्य की रचनाएं भी की थी। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी 1885 में, 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है, और उस समय व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है अध्यक्ष रहते हैं, और ह्यूम रहते हैं सचिव। 1886 में जब उसका अध्यक्षता करना होता है, जब अधिवेशन होता है कांग्रेस का, तो 1886 को कौन हेड करता है? दादा भाई नौरोजी, पहले पारसी। और तीसरा किस कौन करता है? तैयब जी। चौथा कौन करता है? पहला करता है WC बनर्जी, दूसरा करते हैं नौरोजी, तीसरा कौन करता है? तैयब जी, ठीक है। चौथा जॉर्ज यूल, पहले ईसाई होते हैं जो कि इलाहाबाद का करते हैं, देख लीजिएगा। चलिए, सबसे यंग कौन है? 1923 में किया था अबुल कलाम आजाद, ठीक है। सबसे यंग जो थे कांग्रेस को हेड करने वाले। दादा भाई नौरोजी लिबरल पार्टी से ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, देख लीजिए। और इनकी पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन बिहार के चंपारण आंदोलन से संबंधित है? JB कृपलानी, अनुग्रह नारायण, श्री कृष्णा, रामनवमी, या एक भी नहीं, या एक से अधिक? तो इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक। आ जाइए इस पे, देखिए। चंपारण 1917 में, और नील की खेती के लिए था तिनकटिया पद्धति। अब इधर देखिए, गांधी जी से राजकुमार शुक्ला ने बोला था बिहार आइए आप। तो प्रथम सबने अवज्ञा आंदोलन गांधी जी से राजकुमार शुक्ल ने बिहार में चंपारण के नील बागान मालिकों के संदर्भ में किसानों की समस्याओं पर गौर करने का अनुरोध किया था। और बिहार में चंपारण आंदोलन के महत्वपूर्ण नेता राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, महादेव देसाई, नरहरि पारक, रामनवमी प्रसाद, AN सिन्हा, JB कृपलानी, ब्रजकिशोर प्रसाद आदि थे। गांधी जी ने सबने अवज्ञा पहली लड़ाई जीती थी, ठीक है। और उसके बाद खेड़ा अहमदाबाद 1918 में हुआ था। गांधी जी ने भी कांग्रेस को हेड किया है 1924 बेलगाम में, ठीक है, कर्नाटक के बेलगाम में 1924 एक ही बार किया है। चलिए, पटना के गोलघर का निर्माण किसके काल में पूरा हुआ था? तो ये है लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1786 से 93 तक ये थे। कॉर्नवालिस कोड भी आप लोग को पता होगा। और ये किस लिए था? अनाज के भंडारण के लिए था, इंपॉर्टेंट। वास्तुकार कौन थे? जॉर्ज गास्टिन थे। और 20 जुलाई 1786 को पूरा हुआ। इसकी ऊंचाई है 29 मीटर, 29 मीटर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से गलत युग्म का चयन करें। गायकवाड़ बड़ौदा, ठीक है। भोसले पूना, भोसले पूना नहीं होगा, नागपुर पूना, अरे नागपुर भोसले होगा। भोसले कहां से थे? नागपुर से, तो यही रॉन्ग है। बाकी होलकर इंदौर, सिंधिया ग्वालियर। तो गायकवाड़ बड़ौदा जी भी याद कर लीजिए, और भोसले हो जाएगा नागपुर। NB कर लीजिए या BN कर लीजिए। होलकर इंदौर हाई कर लीजिए, होलकर इंदौर। और सिंधिया ग्वालियर SG या GS कर लीजिए, ज्यादा बेटर है। तो ये कोड बना लीजिए। चलिए, ये एक्सप्लेनेशन है, देख लीजिएगा। बाबा कुंवर सिंह ने अंतिम युद्ध किस अंग्रेज कप्तान के विरुद्ध लड़ा था?
ली ग्रांट, ली ग्रांट बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतिम युद्ध ली ग्रांट के साथ, उन्हें हराया भी। उनका जन्म 1782 में शाहबाग जिले के जगदीशपुर गांव में हुआ था। उन्होंने कई अंग्रेज कैप्टन और मेजर जैसे मेजर डायर, ब्रिगेडियर डगलस और कैप्टन ली ग्रांट आदि के साथ लड़ाई ली और आखिरी सेना पर जीत के 3 दिन बाद 26 अप्रैल 1858 को उनकी डेथ हो गई। अगस्त 1918 में बंबई में कांग्रेस के विशेष सत्र की अध्यक्षता किसने की थी, बताइए? सैयद हसन इमाम। अच्छा, कांग्रेस को हेड करने वाली पहली महिला कौन थी? एनी बेसेंट, 1917 कैलकाटा। और पहली भारतीय महिला कौन थी? सरोजनी नायडू, कानपुर अधिवेशन 1925। ठीक है, ये रहा एक्सप्लेनेशन। सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार के किस जिले में जेल के कैदियों को नग्न हड़ताल किया था? छपरा जेल में। उन्होंने बोला था विदेशी कपड़ा नहीं, हमें स्वदेशी कपड़ा चाहिए। ठीक है, तो छपरा हो जाएगा। श्री राम विनोद सिंह ने इस जेल में कैदियों का नेतृत्व किया। राम विनोद ने, उनकी मांग थी विदेशी कपड़ों के स्थान पर स्वदेशी। अच्छा, स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? 1905। और 1905 में ही बंगाल विभाजन हुआ था, है ना। 1911 में क्या हुआ था? उसे रद्द कर दिया गया था, दिल्ली दरबार जब लगा था। और 1912 में राष्ट्रीय राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी, याद रखिएगा। किसने सोम प्रकाश का समाचार पत्र शुरू किया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, देख लीजिए। गाजी मलिक किस राजवंश का संस्थापक था? आंसर इज तुगलक। 1320 से 1414 तक इसका ये रहता है, तुगलक वंश रहता है। गाजी मलिक ने 1320 से 5 साल ही शासन किया। अलाउद्दीन के सेनापतियों में गाजी मलिक तुगलक वंश का पहला शासक था। 29 बार मंगोलों का पीछा भी किया, उन्हें हराया भी, देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक 1935 के भारत शासन अधिनियम की विशेषता नहीं है? द्विसदनीय विधायिका है, प्रांतीय स्वायत्तता है, ये भी। प्रांतों और केंद्र में द्वैध शासन। देखिए, प्रांतों में नहीं, केंद्र में। प्रांतों से इसे क्या किया गया था? हटा दिया गया था। और संघीय न्यायालय, ये भी है। आपको एक चीज और बता दूं, 1 अप्रैल 1935 को ही आरबीआई की स्थापना हुई थी। और एक्ट कौन सा था? 1934। ठीक है, आंसर सी होगा, ये देख लीजिए आप। द्विसदनीय विधायिका प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया, वहां पे है प्रांतों में भी, तो वो गलत हो जाएगा। 1878 में वर्नाकुलर एक्ट प्रेस एक्ट से बचने के लिए कौन सा समाचार पत्र रातों रात अंग्रेजी प्रारूप में परिवर्तित हो गया था? यह था अमृत बाजार पत्रिका, शिशिर कुमार घोष का था। और ये रातों रात इसको क्या किया गया था? इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट भी कर दिया गया था। आप देख लीजिएगा एक्सप्लेनेशन एक बार। ठीक है, और केसरी और मराठा किसका है? तिलक का है। आप लोग मुझे बताओगे केसरी किस लैंग्वेज में है और मराठा किस लैंग्वेज में है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने 1881 में। रट लीजिएगा इसे। हंटर आयोग की स्थापना निम्नलिखित के विकास पर विशेष जोर, किस पर जोर दिया था? प्राइमरी शिक्षा, प्राइमरी और माध्यमिक दोनों पे दिया था। प्राइमरी हम इसमें करेंगे, प्राइमरी शिक्षा मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए 1882 में और सरकार ने 1854 में डिस्पैच के बाद देश में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा के लिए डब्ल्यू हंटर, नाम क्या था? डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग की, जिसने ज्यादातर प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा तक सीमित रहा था। किसान असंतोष का मुख्य मुद्दा क्या था जिसके कारण एक आंदोलन हुआ था? एक पासी याद रखिए या एक मदारी याद रखिए। तो ये मदारी पासी के उसमें था। आप देखिए, बटाई किराए का अभ्यास, राजस्व वसूली के प्रभारी, ठेकेदार द्वारा उत्पीड़न, उच्च किराया दर्ज, जितना भी रेट फिक्स था उससे 50% ये लोग अधिक कर रहा था, भूमि अधिकारों का उन्मूलन। तो इसमें से ये सभी हो जाएगा। ठीक है, आंसर होगा ही। 1921 के अंत में संयुक्त प्रांत यानी कि वर्तमान का उत्तर प्रदेश आप लोग देख रहे होंगे, हरदोई, बहराइच, सीतापुर किसान असंतोष से उभरा। और इसमें शामिल मुद्दे कौन से थे जो पीछे लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। और मार्च 1922 तक अधिकारियों द्वारा गंभीर उत्पीड़न के कारण आंदोलन समाप्त भी हो गया था। तो इसका अच्छा नेतृत्व किसने किया था? मैंने बोला मदारी पासी, एक मदारी, याद कर लीजिएगा।
नेक्स्ट है हमारा, किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही उसके द्वारा तैयार या योजनाबद्ध था? लाला लाजपत राय ने ये बात कही थी। लाला लाजपत राय के लाठीचार्ज में डेथ भी हो गई थी, आपको पता है, 1928 साइमन कमीशन। ठीक है, साइमन वापस जाओ, काले झंडे दिखाना, पढ़ लीजिएगा उसे। तो इसका आंसर मैंने आपको बता दिया है, ए होगा। चलिए, 1940 में प्रारंभ हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान बिहार के दूसरे सत्याग्रह के रूप में श्री कृष्ण का अनुसरण किसने किया था? चलिए एक ट्रिक देखिए, श्री कृष्ण ने अनुग्रह किया, एक व्यक्ति से अनुग्रह किया, तो आ जाइए, व्यक्तिगत सत्याग्रह श्री कृष्ण ने अनुग्रह किया, हो गया। क्या किया उन्होंने? 1940 बातें बोली, कुछ ऐसे याद कर लीजिए। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 सत्याग्रही के रूप में शुरुआत करने वाले पहले विनोबा भावे थे, आपको पता ही है। फिर पंडित नेहरू थे और फिर कौन थे? ब्रह्मदत्त थे, तीसरे ब्रह्मदत्त थे। अब यहाँ देखिए, बिहार में पहले सत्याग्रही कौन है? श्री कृष्ण, ठीक है, और अनुग्रह नारायण, उसके बाद अनुग्रह नारायण। निम्नलिखित में से कौन अलग बिहार प्रांत आंदोलन शुरू करने से संबंधित था? कौन है? डॉक्टर सच्चिदानंद, नंद किशोर, महेश नारायण, अली इमाम, या इनमें से अधिक? इसका आंसर होगा इनमें से अधिक, सच्चिदानंद, नंद किशोर। ठीक है, आइए देखिए, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण को दिया जाता है। देखिए, श्रेय किसको दिया जाता है अलग बिहार प्रांत के लिए? सच्चिदानंद सिन्हा और नारायण को। इस आंदोलन में सहयोग करने के लिए अन्य व्यक्ति भी थे, उनका नाम देखिए, नंद किशोर, अली इमाम, श्री कृष्ण कृष्ण सहाय, मजहरुल हक, दीप नारायण सिंह। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक, आंसर इज ए। सिक्की ग्रास का सामान्य नाम क्या है जो बिहार में सिक्की शिल्प बनाने के लिए प्रसिद्ध है? वेटिवर घास, वेटिवर घास, आंसर इज ए। देखिए, प्राकृतिक रेशे की श्रेणी में आता है, इंपॉर्टेंट, सामान्य नाम वेटिवर घास है। शिल्प उत्पाद इसका क्या है? कंटेनर, देवी देवता आदि। आगे जो है आप देख लीजिएगा इसका। कोसी, गंडक, बागमती, कमला आदि नदियों के किनारे नम्र और कीचड़ वाले क्षेत्र में अच्छी तरीके से उगता है। आमतौर पर सुनहरे रंग का होता है। कोसी नदी को क्या बोला जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक बोला जाता है। कोसी नदी नेपाल से निकलती है, अपने ही रास्ते को क्या करती है? अवरुद्ध कर लेती है। ठीक है, गंडक रिवर भी कहां से निकलती है? नेपाल से ही निकलती है गंडक, इसको शालिग्राम बोलते हैं। चलिए आगे, 2001 में बिहार का कौन सा जिला स्वतंत्र अस्तित्व में आया था? लीजिए, अरवल, आंसर इज अरवल। किससे अलग हुआ है? अरवल, जहानाबाद से 2001 में एक्सक्यूज मी, जहानाबाद जिले से विभाजित किया गया। लखीसराय 1994 में अस्तित्व में आया। पूर्वी चंपारण 1971 में। चंपारण के 2 जिले पूर्वी और पश्चिमी हैं। ठीक है, और पश्चिमी कौन है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। चलिए, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व अस्तित्व में आया। और शिवहर 1994 में अस्तित्व में आया। निम्नलिखित में से किस राज्य में गिर वन है? आइए, गुजरात में है। गुजरात में गिर, वारदा, मांडव पहाड़ियां हैं और गिर एशियाटिक लॉयन के लिए एकमात्र एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 188, 188, हमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। सरिस्का अलवर, बिल्कुल ठीक है। पेंच गढ़वाल में नहीं है, महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये रॉन्ग हो गया। हमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पहला तो ये सुमेलित नहीं है। वाल्मीकि हजारीबाग बिल्कुल ही गलत है। वाल्मीकि कहाँ पे है? वेस्ट चंपारण में है, पश्चिमी बिहार में, तो 2 गलत हो गया। नागार्जुन श्रीशैलम, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ई। आंसर इज ई, एक से अधिक। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ई। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान भारत के बिहार के पश्चिमी चंपारण में है। एक बाघ अभ्यारण्य है और यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान भी है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व 898.45 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है, जो जिले के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 17.4 है। 2018 तक रिजर्व में 40 बाघ थे। भूमध्य सागरीय जलवायु
विश्व में कहाँ पे पाई जाती है? ये कहाँ पाई जाती है? 30 से 45 अक्षांश, 30 से 45 डिग्री अक्षांश पर पाई जाती है। यहाँ पे रसदार खट्टे फल पाए जाते हैं। ये पाई जाती है केप टाउन, साउथ अफ्रीका का, कैलिफोर्निया। देखिए ये एक्चुअल में जो महाद्वीप होता है ना, उसके पश्चिमी एरिया में पाया जाता है, पश्चिमी भाग में पाया जाता है। आप अच्छे से जान पा रहे हो कि कैलिफोर्निया किधर है? अमेरिका के पश्चिम साइड है, ठीक है। मैक्सिको सिटी, तो इसमें से एक से अधिक हो जाएगा। आइए, गर्म शीतोष्ण पश्चिमी सीमांत जलवायु भूमध्य सागरीय विश्व के अपेक्षाकृत कम क्षेत्रों में पाई जाती है। भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में 30 से 45 के बीच पाया जाता है। अक्षांश की बात कर रही हूँ, अक्षांश की लेटी हुई रेखाएं क्या है? ये अक्षांश है, ठीक है। क्या है? अक्षांश है। ये 0 डिग्री इक्वेटर है, तो 30 से 45 ये पोल है। समझ में आया? तो ये लेटी हुई रेखा है, अक्षांश है, उसी की बात मैं कर रही हूँ। और ये क्या है? ये देशांतर रेखाएं होती हैं। चलिए तो देख लीजिए कहाँ कहाँ है। ये मध्य चिली, कैलिफोर्निया, साउथ ऑस्ट्रेलिया भूमध्य सागर के पास स्थित देश है। केप टाउन साउथ अफ्रीका आदि में पाया जाता है। तो आंसर आपको समझ में आ गया, ई है। क्लियर? पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के किस भाग में स्थित है? देखिए पोर्ट ब्लेयर अगर मैं ऐसे ही जस्ट ड्रॉ कर दूं, ठीक है, ये रहा अंडमान और ये रहा निकोबार। 10 डिग्री चैनल इसे क्या कर दे रहा है? सेपरेट कर दे रहा है। तो अंडमान अगर हम इसे देख पा रहे हैं तो इस वाले एरिया का ये क्या होगा? साउथ अंडमान होगा या नहीं? और यहां से क्या शुरू हो जाएगा? नॉर्थ निकोबार, ये नॉर्थ निकोबार होगा। तो ये पूछ रहा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के किस भाग में स्थित है पोर्ट ब्लेयर? ये इसकी राजधानी है, तो ये होगा साउथ अंडमान में। अब कभी नहीं भूलिएगा आप, ओके, साउथ अंडमान। आंसर इज सी। चलिए 572 द्वीप हैं जिसमें से 38 बसे हुए हैं, ठीक है। बैरन और नारकोंडम 2 वोल्केनोस भी है हमारी अंडमान और निकोबार। टोन्स नदी किस भारतीय नदी की सहायक नदी है? टोन्स नदी, तो मैं आप लोग को थोड़ा सा बताऊं, वैसे तो इसका आंसर होगा यमुना, ठीक है, यमुना होगा। देखिए, और यमुना किसकी सहायक है? गंगा की सहायक है। यमुना गंगा की बाएं तरफ, देखो बाएं से निकलती है, और बाएं जो इसके बाई सहायक नदियां हैं वो कहाँ की है? हिमालयी नदियां हैं। और इसकी जो दाहिने आने वाली नदियां, सहायक नदियां हैं, वो क्या है? वो मैदानी है। तो जो हिमालयी नदियां हैं, तो यमुना यमुनोत्री से निकलती है, लेकिन इसके बाएं ना मिलके वो दाहिने आके मिलती है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो यमुना है, टोन्स नदी यमुना से मिलती है और फिर जाके यमुना किससे मिलती है? गंगा से, प्रयाग में। गंगा का ओरिजिन कैसे होता है? गंगा का ओरिजिन होता है गौमुख से निकलती है भागीरथी, भागीरथी और अलकनंदा दोनों देवप्रयाग में मिलती हैं और बन जाती है गंगा, ठीक है। गंगा की सहायक यमुना, यमुना से कुछ नदियां आके मिलती हैं जो कि प्रायद्वीपीय भारत से निकलती। कौन कौन सी? चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोन्स, ये नदियां यमुना से मिलती हैं और यमुना जाकर गंगा से मिल जाती है। अब आइए रावी पे। रावी नदी किसकी सहायक है? सिंधु की। और सतलज किसकी सहायक है? सिंधु की। तो सिंधु की एकमात्र ऐसी सहायक जो कि भारत से नहीं निकलती है, सतलज है। कहां से निकलती है? राकसताल से निकलती है, ठीक है। रावी, झेलम, व्यास, सतलज, ठीक है, ये सब नदियां सिंधु की सहायक नदियां हैं। तो सतलज नदी क्या करती है? रावी का, झेलम का, ब्यास का, ठीक है, इन सब का जल लेती है और जाकर पाकिस्तान के मिठानकोट में सिंधु से मिल जाती। ठीक उसी तरीके से यमुना वही काम करती है गंगा के साथ, प्रयाग में मिलती जरूर है लेकिन बहुत सारी नदियों का जल लेकर, जैसे चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोन्स। समझ में आया? चलिए, तो आंसर इज बी। आंसर इज बी। टोन्स नदी यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र से होकर हिमाचल प्रदेश को छूती हुई इसका सोर्स 20,722 फीट ऊंचे बंदरपूछ पर्वत में स्थित है। यह सबसे प्रमुख बारहमासी भारतीय हिमालयी नदियों में से एक है। वुलर झील, वुलर झील भारत के किन 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच है? वुलर लेक की बात कर रहा है, बृहद और पीर पंजाल, बृहद और पीर पंजाल। आपको बता दूं कि जो हिमालय है, अब इधर देखिए, यहाँ पे मैंने ये जो लाइन खींचा है ना, ये क्या है? सचर जोन, ये है सचर जोन। सचर जोन से ट्रांस और हिमालय अलग होता है। ट्रांस हिमालय पे सबसे ऊंची कौन कौन सी चोटियां जाती है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर,
ठीक है। फिर आता है पीर पंजाल धौलाधर। तो काराकोरम पे भारत का हाईएस्ट पीक है कौन सा? डार्विन आश्रित माउंट केटू, ठीक है। तो अब ये जो सचर जोन है इसके नीचे शुरू हो जाता है हिमालय, बृहद हिमालय और पीर पंजाल। अब देखिए यहाँ पे हो गया ग्रेटर, फिर हो गया मिड, फिर कौन सा हो गया? शिवालिक। ये बृहद की बात कर रहा है, ग्रेटर हिमालय की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो चीजें पता चली कि ट्रांस और हिमालय इन दोनों, इसको अलग कौन करता है ट्रांस को हिमालय से? तो सचर जोन अलग करता है। ट्रांस पर कौन कौन आता है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ठीक है। और फिर उसके बाद हिमालय शुरू होता है, महान हिमालय, बृहद हिमालय या ग्रेटर हिमालय, फिर उसके बाद आता है मध्य हिमालय, देन आता है शिवालिक। सबसे आउटर शिवालिक है। बृहद और पीर पंजाल के बीच में है वुलर लेक, इंपॉर्टेंट। काराकोरम रेंज और ये लद्दाख कहाँ पे आएंगे ये भी पता होना चाहिए, मैंने बताया ये ट्रांस पर आएंगे, और ट्रांस पुराना है हिमालय से, ठीक है, हिमालय न्यू है। ये देख लीजिए एक्सप्लेनेशन, टेक्टोनिक गतिविधियों से हुआ है। भारत की जनगणना में जाति को अंतिम बार किस वर्ष शामिल किया गया था? जाति को अंतिम बार शामिल किया गया था 1931, 1931। आखिरी बार 1931 में की जनगणना में शामिल किया गया था। इस प्रथा को 1941 में अंग्रेजों ने बंद कर दिया था। 1947 के बाद सरकार ने इसे पुनर्जीवित नहीं किया। 51 में स्वतंत्र भारत में पहली बार अभ्यास के बाद से भारत SC/ST पर अलग अलग डेटा प्रकाशित करता है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ शांति मित्रता सहयोग पर संधि की 50वीं वर्षगांठ मनाई है? रशिया। एक्सप्लेनेशन ये रहा। किगाली संशोधन संबंधित है। किगाली संशोधन किससे संबंधित है? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किगाली संशोधन HFC की खपत और उत्पादन की धीरे धीरे कम करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है। यह कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मूल रूप से ओजोन परत इंपॉर्टेंट, तो इसे हम याद कैसे कर सकते हैं? MO3, तो ठीक है, M से मॉन्ट्रियल और O3 से ओजोन, ठीक है, को संरक्षित और पुनर्स्थापित करने के लिए बनाया गया था। HFC शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है जो जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज में योगदान करती है। तो आंसर इज ए। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार लगभग क्या है? बिहार में अनुसूचित जनजाति की प्रतिशत जनसंख्या, तो ST की जो प्रतिशत जनसंख्या है वो क्या है? 1.30%। 1.30%, देख लीजिए 1.3%। पश्चिमी चंपारण में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है और गया में जनसंख्या सबसे अधिक है। फिर उसके बाद अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या पश्चिमी चंपारण में सबसे अधिक है। अनुसूचित जाति की गया में है सबसे अधिक, और बिहार में सबसे कम ST आबादी वाला कौन सा है? शिवहर है, ST शेड्यूल्ड ट्राइब्स। रीगा किस देश की राजधानी है? रीगा किस देश की राजधानी है? लाटविया, ठीक है, लाटविया की राजधानी है रीगा, और दोगावा नदी के मुहाने पर बाल्टिक सागर पर स्थित है। इसे एक सांस्कृतिक केंद्र माना जाता है और यह कई संग्रहालयों, कॉन्सर्ट हॉल का घर है। एस्टोनिया की राजधानी है तेलिन, लिथुआनिया की राजधानी है विनियस, बेनिन की राजधानी पोर्टो नोवो है। और बाल्टिक कंट्रीज कौन कौन से हैं आप लोग मुझे बताओगे? बाल्टिक कंट्रीज बोला जाता है, आप लोग बताओगे कौन कौन से? बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन आता है। कौन सी ठंडी महासागरीय धारा है? लैब्राडोर या गिनी, हम्बोल्ट या अगुलहास, बताइए। तो इसका आंसर होगा ई। अब देखिए, महासागरीय धारा समुद्र के पानी की एक सतत निर्देशित गति है जो पानी पर हवा और कॉरियोलिस प्रभाव, टूटने वाले लहरों, तापमान आदि, लवणता आदि जैसे कई बलों द्वारा उत्पन्न होती है। ध्यान से देखिए, ये रहा इक्वेटर,
और मान लिया ये रहा पोल। ये क्या है? पोल। जो धाराएं यहां से ऊपर जा रही हैं, मतलब कि विषुवत से ध्रुवों की तरफ जा रही हैं, वो हमेशा गर्म होंगी, और जो ध्रुवों से विषुवत की ओर आ रही हैं वो कैसी होंगी? ठंडी धाराएं होंगी। ये थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो इसने पूछा ठंडी धारा कौन सी? गिनी, लेब्राडोर, हम्बोल्ट एंड अगुल्हास। तो इनमें एक भी नहीं, एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक, ठीक है, एक से अधिक। प्लासी का युद्ध किस मुगल सम्राट के शासनकाल में लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में हुआ था, जून में, ठीक है। आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, मोहम्मद शाह, तो किसके? आलमगीर द्वितीय के समय में, ठीक है। चलिए, प्लासी का युद्ध जून 1757 में, आलमगीर द्वितीय 1754 से 58 तक ये थे। और जहांदार शाह का पोता था शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 और बक्सर की लड़ाई हुई थी 1764 में। मोहम्मद शाह 1719 से 48, करनाल का युद्ध, ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन है, देख लीजिएगा। आलमगीर द्वितीय थे उस वक्त। आखिरी मुगल सम्राट कौन था? 1857 में आपको पता है, बहादुर शाह जफर द्वितीय, ठीक है। कराधान की संभावित दरों और सरकारी राजस्व के परिणामी स्तरों के बीच संबंध का प्रतिनिधित्व निम्न द्वारा दर्शाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लॉफर वक्र। लॉफर वक्र, इधर देखिए ध्यान से। लॉफर वक्र कराधान की संभावित दरों और सरकार के राजस्व के परिणामी स्तरों के बीच संबंध का प्रतिनिधित्व करता है। और फिलिप्स की बात करिए, फिलिप्स बेरोजगारी के स्तर और मुद्रास्फीति की दर की, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति, फिलिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, विपरीत संबंध। लॉरेंस की बात करूं, किसी अर्थव्यवस्था के भीतर आय के वितरण, किसी अर्थव्यवस्था के भीतर जो आय का वितरण होता है उसके लिए कौन सा है? लॉरेंस वक्र को दर्शाने का एक तरीका है। कुजनेट वक्र विकास और असमानता के बीच संबंध दर्शाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें से एक क्वेश्चन तय है आना। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस, और जब 300 क्वेश्चंस पूरे हो जाएंगे तो आपको पीडीएफ भी उपलब्ध कराया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।